अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद ATV लाउंज की एक नई एपिसोड में, एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको वार्म वेलकम है। जनाब, जब इस लाउंज में नए नए चेहरे और पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे जब ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे लाउंज का हिस्सा कोई ख़ातून बनती हैं, क्योंकि ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। किचन में बच्चे पालने से लेके खाना पकाना हो, कौमी असम्बली तक ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आती हैं। और माशाल्लाह आज के दौर में ख़वातीन बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हैं। और देखने वाली जो उस पार, कैमरे के उस पार जितनी ख़वातीन बैठी हमें देख रही होती हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। आज जो लाउंज में हमने दावत दी है शुमाइला सिद्दीकी साहिबा को, वो भी किसी से कम नहीं है। तो जानते हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका इंट्रो मैं दे देती हूँ कि आज जो हमारे लाउंज में खूबसूरत सी एक हस्ती मौजूद है, वो करती क्या है। वैसे तो तारुफ की आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, ज़रा करवाते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, माशाल्लाह साबिक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर, और माशाल्लाह से पुलिस के साथ भी काम कर रही हैं। इंस्पिरेशन है आप जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो आपको देख के मोटिवेशन आ गई है। माशाल्लाह इतनी फुल ऑफ एनर्जी हैं आप और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं एक बात, ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं आप? बैलेंस लाइफ, टाइम पे सोना, अच्छी डाइट तो खैर आई एम वेरी फूडी, अच्छा खाना खाने का शौक है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा बस बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली कि आप बाहर रहती थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के आपने चूज़ किया पाकिस्तान में आना। वापस आऊँ पाकिस्तान में और कुछ करके दिखाऊं। आई एम श्योर काफ़ी पॉजिटिव इसके पीछे एक सोच है। वो क्या सोच थी कि इतना अच्छा मौका, यूजुअली ये होता है ना कि जब आप बाहर मूव करते हैं तो आप बाहर के ही हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान को हार्डली आता है, लेकिन आप आई और इतना अच्छा आप कर भी रही हैं। मेरी बहनें वो बाहर गईं और यही सोच के गई थी कि हम 4, 5, 6 साल के बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। एक को माशाल्लाह 32 इयर्स हो रहे हैं, दूसरी को 26 साल हो रहे हैं। दे डोंट वांट टू कम बैक। बट मेरा ये था कि जब मैं गई अमेरिका, तो खैर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रहने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मिडिल ईस्ट बहुत साल रही। मिडिल ईस्ट पसंद बहुत है, खानों के हवाले से हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा उनसे मिलता है। एक अरबिक कल्चर हमें वैसे ही फैसिनेट करता है, मगर कुछ मिसिंग चीज़ें थी। हालांकि वहाँ की ईदें बहुत अच्छी हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूँ। अच्छा। तो यहाँ की ईद से मुझे वहाँ की ईद ज़्यादा पसंद थी। वहाँ पे ज़रा एक मुस्लिम त्यौहार उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है जो एक मुस्लिम मुल्क में होना चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता था मैं जैसे मिसफिट हूँ या कहीं लॉस्ट हूँ, या मैं कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ अगर अपने मुल्क में वापस जाऊँ। अगर मैंने कुछ परफॉर्म करना ही है, कुछ चीज़ें करनी, जैसे मैंने पाकिस्तान वुमेन फोरम के साथ कुवैत में थी और बहुत पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया वहाँ पे। लेकिन यही जब मुझे परफॉर्म करना है, जो मुझे वहाँ मौके मिल रहे थे वो मैं कर रही थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस यहाँ करके हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है, स्पेशली जो शनाख्त बनती है, वो पाकिस्तान ज़्यादा कहीं नहीं बनती, बीइंग पाकिस्तानी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा कि मैं वापस आऊँ सब। लेकिन आपने यहाँ कहा कि वहाँ की जो ईद होती है वो ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि रमज़ान कुछ दिनों में आने ही वाले हैं। तो इसलिए ये सवाल ज़रा मैं करना चाहूँगी कि वहाँ की ईद में, बाहर जो पाकिस्तान से बाहर ईद होती है, वहाँ क्यों इतने जोशो खरोश के साथ होती है, यहाँ पर वो कमी क्यों है? अच्छा, जब वहाँ पे हम थे ना, तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तान बहुत मिस करते थे। ईद पाकिस्तान में बहुत अच्छी होती है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे फैमिली है, रिश्तेदार हैं, हमारा एक त्यौहार है, हमारा एक कल्चर है, हम मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, सवैयाँ बन रही हैं, रमज़ान की ईद के रोज़ों का हमें एक बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे क्योंकि एक कस्टम अरबी एक इस तरह का है कि वहाँ औरतें भी मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ रही होती हैं। हम जुमे की नमाज़ पढ़ने भी जा रहे होते थे, फिर हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने स्पेशल जाते थे अपने घर के मर्दों के साथ, और बाकायदा पर्दे का बाकायदा एहतमाम होता था। फिर वहाँ पे कुछ माहौल एक इस तरह का बन जाता है एक मुस्लिम कंट्रीज़ में उधर पे, कि फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल फैमिली बन जाते हैं, आपकी फैमिली से ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। तो वो एक रीज़न है कि मैं अपने उन तमाम फैमिली फ्रेंड्स को मिस करती हूँ यहाँ पे, जो मेरे शायद उस वक्त फैमिली से ज़्यादा करीब रहे। वो ऐसा होता है कि जब आपकी फैमिली नहीं होती है तो जो फ्रेंड्स आपके बनते हैं वो बड़े क्लोज हो जाते हैं। और फिर बाहर तो ऐसा बहुत होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जी आपकी फैमिली नहीं है, और जो सामने से आपके लोग आपसे मिल रहे हैं उनकी भी फैमिली जो है पाकिस्तान में होती है या किसी दूसरे मुल्क से आए होते हैं वो। सो वो एक कनेक्शन जो डेवलप होता है वो बड़े अरसे तक रहता भी है, बड़ा अच्छा भी रहता है वो। इवन हम लोग कहीं और, कोई कहीं चला गया, कोई मैं पाकिस्तान वापस आ गई, मेरी दोस्त जो थी वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका मूव कर गई,
कोई कहीं है, कोई कुछ लोग वहीं कुवैत में, लेकिन हम आपस में अभी तक कनेक्टेड हैं थैंक्स टू दिस स्मार्टफोन, जिसकी वजह से हम लोगों को कनेक्ट होना आसान हो गया। जी, आप इतना कुछ कर रही हैं माशाल्लाह से, सो घर को और जॉब को किस तरह से मैनेज कर रही हैं? ये सवाल मैं हर उन ख़वातीन से करती हूँ कि जो कोई किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जॉब करती हैं, या कोई भी XYZ उनका करियर चल रहा है, क्योंकि जो देखने वाली ख़वातीन हैं वो आपसे ही इंस्पिरेशन लेती हैं, आपके ही जो आप लोगों ने जिस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं उसी से इंस्पिरेशन लेती हैं। अच्छा देखिए, गुड मैनेजमेंट मेरे ख्याल से घर में भी बहुत ज़रूरी है। आपने खाना किस टाइम बनाना है, आपने अपनी अलमारियों को साफ़ रखना है, मैं एक बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रही हूँ, अपने घर को भी साफ़ रखना है, बच्चों को भी नहला धुला के साफ़ सुथरा रखना है, उनको दीन की भी तालीम देनी है, उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क, उनके स्कूल, उधर पे भी हम मैनेज कर ही रहे होते हैं, बीइंग हाउसवाइफ या बीइंग एक लड़की जो भी घर में अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है, और वहीं से हम सीखते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जीज़ ज़्यादा हैं तो उन एनर्जीज़ को मैं कहती हूँ गलत जगह यूटिलाइज़ करें कि हम फ़ोन पे 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है हम उसको कहीं बेहतर परफॉर्म कर दें। और हम जहाँ पे भी शुरू में लगता है कि जैसे हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या हम कुछ काम करें, ये तो हम कुछ बड़ा नहीं करें, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप करके आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर खुद ही कुछ चीज़ें मैनेज होने लग जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बैलेंस बनना लग जाता है लाइफ में। मैं घर में भी टाइम दे रही हूँ, फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ, हर चीज़ की अपनी अपनी एक जगह है। आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है? आपकी मोटिवेशन किस चीज़ से लेती हैं आप? अच्छे लोगों से मिलके। मेरी एक सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कमज़ोरी होती है जहाँ पे कुछ अच्छा मैं तालीम को डिग्री से नहीं नापती, मैं कहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस असल आपकी तालीम है। अभी हम स्टूडियो से बाहर बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा शायद पैसे में तो हमारी ज़िंदगी में फ्लक्चुएशन आती है कि कभी हमारे पास पैसा कम आ गया ज़िंदगी में, सबके आसपास अगर आप मुशाहिदा करें, कभी आपने तरक्की कर लेते हैं, कभी आप दोबारा डाउनफॉल आ जाता है। हमने देखा है अपने आसपास कुछ लोगों ने बहुत तरक्की की, फिर उनका दोबारा ज़वाल भी आया, फिर दोबारा वो तरक्की कर गए। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वक्त के साथ बढ़ती है, वो आपका एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो वो आप जब उसके साथ प्ले करने लग जाते हैं ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल ना करे, आप दिमाग को कंट्रोल करने लग जाए, फिर वहाँ पे फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्मूथ होने लग जाती हैं। और ये बात समझने की भी है, आपने जितनी बातें कही हैं ये पहले आपने खुद समझी, उनके बाद इम्प्लीमेंट किया क्योंकि आप करना चाहती थी। हमारे यहाँ मतलब जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, पहले से माजरत कर रही हूँ कि ख़वातीन विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करती हैं ना। हाँ। ये ऐसे हो गया तो यूँ हो गया, भाई वो भी तो खातून हैं, वो भी तो मैनेज कर रही हैं, हम भी मैनेज कर रहे हैं, हमारे भी पीछे से एक घर हैं। तो वो बात है कि जब आप अपना पैशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई चीज़ लर्न करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो फिर आप कर जाते हैं। अच्छा पता है, अभी सब कहते हैं तुम्हारी तो लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है ना, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अभी देख रहे हैं। और अभी भी मैं कहती हूँ ये तो अभी एक स्टार्ट है, अभी तो बहुत एक सफ़र आपका बाकी है, लेकिन उससे पीछे बहुत मुश्किलात नहीं होंगी डेफिनेटली। कुछ चीज़ों को पाने तक के लिए आप बहुत एफर्ट करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप उसके लिए कुछ ना कुछ जगहों पे, जैसे मैंने वॉलंटरी बहुत काम किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अगर मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिली पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, तो मैंने शुरू में अपने शौक़ से बहुत सारी चीज़ें की, वो करते करते आप फिर कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों के साथ। आप माशाल्लाह से इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी काम कर रही हैं, मैंने सुना है, तो वो आप क्या काम कर रही हैं? अच्छा देखें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त है जिसमें मैं बल्कि चाहूँगी कि सबको पता होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद का फर्स्ट बैच बना है DRC के नाम से, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल। जैसे थानों कचहरियों में पहले हुआ करती थी मसालती कमेटी हुआ करती थी, ये मॉडल KP से आया है, खैबर पख्तूनख्वा से। वहाँ पे बहुत सालों से बहुत ज़बरदस्त एक लीगल हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है, और वहाँ पे उस फैसले की बड़ी इम्पॉर्टेंस है। जब वो एक्चुअली होता क्या है, जब आपके घरेलू नाचाकी होती है, कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें शायद पुलिस का एक वक्त ज़ाया हो सकता है, या उसमें आप अगर कोर्ट कचहरी तक जाएं तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आपका सिर्फ पैसा ज़ाया हो सकता है। तो आम सिटीज़न आम शहरी में से ही कुछ लोगों को चुना जाता है जिनकी प्रोफाइल क्लियर हो, या कुछ उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम ना किए हो, तो उनमें से कुछ क्लियरेंस होती है बाकायदा। उसमें से जैसे इस्लामाबाद में 17 मेंबर्स हैं हम, और 2 ख़वातीन, हम 3 ख़वातीन, एक हमारी जो है ना इंटरनेशनल वो खातून है, वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन है, पाकिस्तानी नहीं है, और 2 हम ख़वातीन हैं, मैं और मिसेस फरजाना बारी, हम लोग हैं। हम लोगों का पैनल्स बने और फिर लोग केसेस अपने लेकर आते हैं। IG साहब के ऑफिस से वो केसेस मार्क होते हैं इस्लामाबाद के, IG के बिहाफ हम उन केसेस को बैठ के रिजॉल्व करते हैं। और उसमें फ़ायदा ज़ाहिर है आवाम का, ये हमारा टाइम तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए हो रहा है।
कि हम वो केसेस रिजॉल्व करके, समटाइम्स तो ये होता है उसी दिन, मतलब दोनों पार्टीज आपस में बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, कोर्ट कचहरियों तक जाने के लिए तैयार है, फिर उनको समझाते हैं कि इसका एक ये बेहतर हल निकल सकता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको बताया जाता है, फिर माशरती हवाले से बताया जाता है, समाजी हवाले से बताया जाता है, एक अवेयरनेस है। बहुत अच्छे ऐसे केसेस उसी वक्त रिजॉल्व हो जाते हैं जो शायद कई साल अदालतों में चलते रहें। ये तो बहुत अच्छी तो ये बात है, बड़ा अच्छा अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। और बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ये इस्लामाबाद आईजी साहब का ही जो है ना इनिशिएटिव था कि केपी वाला मॉडल इस्लामाबाद में भी शुरू किया जाए, और उसका बाकायदा ऑफिस है, बाकायदा हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हम किस तरफ है ऑफिस? क्योंकि 15 रेस्क्यू 15 के ऑफिस में ये ऑफिस है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का एक पूरा डिपार्टमेंट बना है जहाँ पे बैठ के हम जो हमें आईजी साहब के ऑफिस से केसेस मार्क होके आते हैं, हम लोग के डेज हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है वर्किंग है, हम ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के सिवा। फिर हम अपने तजर्बों और उस रोशनी के बिना पे लोगों की आपस में जो है ना दोस्ती करवा देते हैं। माशाल्लाह एक महीने में मैं अगर आपको ग्राफ बताऊं तो 20 में से 13 केसेस तो सेम डे रिजॉल्व हुए हैं। अच्छा। और वो लोग एफआईआर तक और कोर्ट कचहरी तक जाना चाहते थे, लेकिन हमने सेम डे 5-6 घंटे दोनों पार्टीज को बिठा के समझा के फिर आखिरकार उन दोनों की दोस्तियां करवाई। फिर बाद में वो लोग अपनी दावतों की जो है, अब आपस में जब वो दावतें करते हैं एक दूसरे की वो तस्वीरें जब भेजते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है, ये तो एक नेक काम भी आप कर रही हैं। जी देखिए, एक अगर देखा जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एक इनाम है कि एज अ मुनसिफ बिठाना किसी दो पार्टीज़ के बीच में, तो इसको तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी मेरे लिए एक सादत कह लें या एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बेशक वो भी है, लेकिन माशाल्लाह खुद भी आप इतनी इस लेवल पर हैं ना, मतलब आपका आईक्यू और सारी चीज़ें ऑब्वियसली इतनी समझदार आप हैं कि आपको इसके लिए चुना गया, तो आप डिजर्व करती हैं, तो आपको सीट पे बिठाया गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और मुझे एक चीज़ और बताएं कि थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं। उसका रीज़न ये क्योंकि ये चीज़ अभी तक किसी चैनल पे भी हमने नहीं सुनी, कोई न्यूज़ में भी इसके मुतालिक कुछ नहीं आया है। हुई थी इसके बारे में, जो इनका अपना जो चैनल है वहाँ से भी चीज़ें चलती रहती हैं, और बाकायदा उसके कुछ पम्फलेट्स चीज़ें वायरल भी की गई थी, और बाकायदा अखबार में न्यूज़ में भी इसका चला था। लेकिन अब ये है कि जो भी केसेस आते हैं तो पुलिस खुद उसको देखती है कि ये केस की एफआईआर कटनी चाहिए या नहीं कटनी चाहिए, या ये मसालेहत करा के जो है वो देखें। हम अपने इदारों को तो हमेशा कहते हैं कि ये इदारा गलत है, वो क्या हम उन इदारों के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं? तो हम लोगों का ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हम इनके साथ खड़े होकर बिहाफ ऑफ इस्लामाबाद पुलिस हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो केस सामने आते हैं, उनके मियाँ बीवी का झगड़ा है, बाप बेटी के झगड़े आए, मुझे बड़ी हैरत हुई, और बड़े पढ़े लिखे फैमिली थी। बाप बेटी ने बाप के ख़िलाफ़ केस किया हुआ था, जी मैंने अपने बाप को अदालत में घसीटना है, और इस तरह की बातें। तो बड़ा दुख भी होता था और तकलीफ़ भी होती थी। फिर उसको एक शायद वो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, उनको बताना कि ये चीज़ नहीं है, इस तरह नहीं है। माँ बाप को तो उफ भी नहीं आप कह सकते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग भी इस तरह होती है माशरे की। तो लोग कोई भी अपनी परेशानियाँ कुछ हों, देखें ज़रूरी नहीं है कि हम वकील हायर करें, कोर्ट कचहरियों तक जाएं और पैसा अपना इतने सालों तक वेट करें उसके फैसले होने तक के लिए। आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल या मसालती कमेटियों में भी जाके उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आई एम श्योर कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं, अल्लाह करे वो सारी जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वैसे ही हल हो जाएं, आगे ना ही जाएं, लोगों को इतना शऊर जो है वो आ जाए। ये बताइए कि इतना कुछ करने के बाद किचन में कितना टाइम देती हैं आप? किचन में खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। इनफैक्ट मेरी फैमिली अगर आ रही है, मेरी फैमिली वाले अगर हैं तो फिर तो मुझे बहुत, और मैं देसी खाने बनाती हूँ बहुत ज़्यादा शौक़ से, या बिरयानी हलीम इस टाइप के खाने, और बना लेती हूँ, कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा देसी खानों का शौक़ है ज़्यादातर। हाँ, एक्सपर्टीज़। अच्छा, बना के सर्व करने का भी शौक़ है? एक होता है ना बस बना लिया, एक होता है कि प्रेजेंटेशन, प्लेट इधर हो, मेन कोर्स यहाँ हो, सैलड इधर हो, वो सारा सब कुछ प्लान करके। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक दफ़ा हुआ था काफ़ी साल पहले 2008-9 में कन्वेंशन सेंटर में कुकिंग कंपटीशन हुआ था, तो वैसे अखबार में मैंने क्लिप देखी, काफ़ी पुरानी बात है। मैंने कहा अच्छा, उसमें चिकन का था कि आपने चिकन की डिशेस बनानी, ऑन द स्पॉट भी था और बना के भी लेके जानी है। तो बस चली गई, बस बना दिया वहाँ पे बटर चिकन, जाके उसको इनाम मिल गया, तस्वीरें आ गई। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ बन गई हूँ, सर्टिफाइड हो गई हूँ अब। अच्छा। उसके बाद मैंने खुद तो अज्यूम कर लिया, फिर लोगों को भी यकीन दिलाया कि मैं अच्छी कुक हूँ। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ
एक सेगमेंट होता है ATV लाउंज का, जिसमें हमारे पास हैं शेफ़ तौकीर साहब जो कि देश प्रदेश में होते हैं। हम यहाँ से अपने व्यूअर्स को देश प्रदेश लेके जाते हैं, वहाँ पे वो लाइव जो है वो कुकिंग करते हैं, कभी पंजाबी खाना, कभी कॉन्टिनेंटल, कभी देसी, कभी बिरयानी, कभी कुछ, और हाथ में जादू है उनके, लिटरली जादू है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जाके वहाँ अक्सर खाना खाती हूँ और उनसे टिप्स भी लेती रहती हूँ, उनको भी टिप्स देती हूँ, वो मान जाएंगे ये बात। चलिए फिर तो आपको तो समझ आई गई होगी कि कितना ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। सो मेरे ख्याल से जो हमारे देखने वाले इस वक्त व्यूवर्स हैं वो भी चलें देश प्रदेश जाएं और शेफ़ तौकीर आज क्या बनाने वाले हैं ज़रा देखें, उसके बाद ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आइएगा। ATV लाउंज में हम शुमाइला के साथ मज़ीद गपशप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर, मेरे साथ है शेफ़ हंदूक। आज की एक मद्रासी स्टाइल हमने एक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बनाने में भी हमें मज़ा आएगा। हमने इसको पहले से ट्राई किया हुआ है, हमने इसको अपने किचन में 2-3 दफ़ा इसको जो है ना बना के तो अब आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जो हमारे गेस्ट हैं उनकी ये बड़ी पसंदीदा सी रेसिपी है। मुगलाई स्टाइल में मैं बताऊँगा किस तरह से इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो सारी मुगलाई रेसिपी है, उसमें जो चीज़ें हमारे इंग्रीडियंट्स उसमें डाल रहे हैं। जो पहली चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है इसके साथ वो ये है कि हमने जो चिकन लिया है पहले हमने उसको बारबेक्यू किया। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको या तो आप ये चिकन जो है बारबेक्यू किया हुआ रेस्टोरेंट से ले लें, या फिर ये कि घर में अगर इसको बारबेक्यू कर लें, और करने के बाद फिर ये है कि हमने इसको इससे जो है ना, इसीलिए इसको हमने इसका नाम दिया है बारबेक्यू मखनी चिकन मद्रासी स्टाइल। बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी है। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको या तो किसी रेस्टोरेंट से लाना पड़ेगा या आप घर में भी बना सकते हैं। आपने बेस्ट देके उसके पीसेस करने के बाद इसको बारबेक्यू किया। बारबेक्यू करने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो मैं इसको चाहता हूँ कि आप देख लें पहले अच्छी तरह से। ये जो पीसेस हमने ये देख लें इस तरह से, बड़े खूबसूरत से, और इसकी जो मैरिनेशन है वो बड़ी सादा सी है। जी सर, नॉर्मल स्पाइसेस के साथ साल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये चीज़ें आपने चिकन में डाल के उसको मैरिनेट करना रख लेना है। फिर इसको बारबेक्यू करके, और इसे कलर दिलवाने के लिए हमने हल्दी साथ इसके अंदर यूज़ की हुई है। हल्दी, इसमें कलर नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं इसका रंग ये हल्दी की वजह से है, और हल्दी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी है। तो ये सबसे पहले मसला आपको बताना था। उसके बाद हमने अब जो मक्खन है इस्तेमाल करना है इसमें। मक्खन हमेशा मैं आपको अपने हर शो में कहता हूँ कि मक्खन आपने वो लेना है जो असली वाला हो। बाजार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रॉपर अच्छी होती नहीं है, तो आप किसी अच्छी दुकान पर जाएँ दूध वाले की, तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए दूसरी चीज़ जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इसमें है हमने टमाटर और हमने इसमें प्याज डाला, उसको उबाल लिया। उबालने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंड किया। और ये जो सॉस हमने दिखाई है आपको, ये बेसिकली ब्लांच करने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया। तो इसको ज़्यादा तादाद में बना के जार में रखने के बाद जब भी आपको जरूरत पड़े फ्रिज से निकाले इस्तेमाल करें। ये हम वाइट सॉस इसमें यूज़, वाइट सॉस। अब आप वाइट सॉस की मैंने बहुत दफ़ा ये रेसिपी अपनी शेयर की आपके साथ। इसमें चारों मगज, जी काजू, जी सर, और साथ इसके अंदर वाइट तेल, जी, और थोड़े से बादाम भी हमने इन सारी चीज़ों को बॉईल करके दूध के साथ ग्राइंड किया। अब ये हमने सारी चीज़ें बॉईल की हैं और दूध इसमें डाल के फिर हमने इसको ग्राइंड करके इसको वाइट सॉस हम कहते हैं। तो ये बना के, ये भी वही चीज़ है जिस तरह से कि आपने इसको बनाना है और घर में रख लेना अपने जार में। टमाटो पेस्ट हम इसके अंदर यूज़ करें। ये केचप नहीं है, ये टमाटो पेस्ट है। ये बाजार से भी मिल जाएगी और आप अपने किचन में बना सकते हैं। और ये हमने बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। अब जो चीज़ हम इसमें ऐड करते जाएंगे, साल्ट, नमक हस्बे जायका, जितना आप लोग रेड चिली पाउडर। आप देखते हैं कि हम अपने बहुत कम रेसिपी में हम जो है चिली पाउडर इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा जो धड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये मद्रासी स्टाइल है तो थोड़ी सी इसमें किक ज़्यादा है इस रेसिपी में। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करें। जीरा और धनिया हमने दोनों मिक्स करके ड्राई पाउडर है। ये आमचूर पाउडर। अब ये चीज़ है जो आम रेसिपी में हम इस्तेमाल नहीं करते। आमचूर ये आपको पंसारी से मिल जाएगी।
ब्लैक सॉल्ट। और ब्लैक सॉल्ट का आपको पता नशा ही और है, अगर आपको उसमें डालेंगे तो इसकी जो टेस्ट है आप देखेंगे दूसरी डिशेस से बहुत मुख्तलिफ होगा। आमचूर और काला नमक, इसको जब मिक्स करके आप इसमें डालेंगे और जब आप घर में इसको बनाएंगे तो आपको ना जो टेस्ट है ना उस तरह से उठ के आएगा आपका। आग इसके नीचे बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पे आपने सारी चीजें मिक्स करनी है जो हम सॉस बना रहे हैं इसकी। तो चिकन स्टॉक मेरे पास जी, जी। है, वो इसके अंदर थोड़ा यूज करूंगा, जिसे आप यखनी कहते हैं। जी। यखनी कहते हैं जिसे आप कोशिश किया करें कि घर में भी अगर कोई चीज बनाए तो अगर आपके पास स्टॉक या यखनी हो तो पानी की जगह उसको इस्तेमाल करें। अब यखनी जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं एज ए प्रोटीन। इसकी सॉस को थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद ये जो चिकन हमने कुक किया हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन ये कि इसकी स्मेल जो है, अब क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, शायद आपको इसकी स्मेल जब आप खाएंगे बनाएंगे तो फिर आप जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ आप देखेंगे इसकी बनाते हुए स्मेल जो है ना वो ही इतनी खूबसूरत और मजेदार है कि आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे इसको कुकिंग को। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि हमने पहले से चिकन बारबेक्यू किया हुआ है तो ये 90% जो है कुक चिकन है, तो इसको इसमें हमने सॉस में फोल्ड करना है और करने के बाद हमने इसको जल्दी से बाहर निकालना है। ज्यादा है 1 मिनट की कुकिंग होगी इसके। मैं टाइमिंग इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको घर में पकाते हुए ना आसानी रहे इसकी। थोड़े से जैसे इसके जैसे बबल्स या इसमें उर्दू में कहते हैं बुलबुले, तो वो चीज जो है वो आपने जैसे ही वो बनने शुरू हो इसमें तो आपने इसकी आग एकदम से कम कर दी है। अब हम ये 300 ग्राम था जी सर, ये 300 ग्राम चिकन जो है हमने बारबेक्यू किया था, अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये जो सॉस बनी है इसमें इसको फोल्ड करना, हमने इसको पकाना नहीं, ये पका हुआ है ऑलरेडी। ये हमने जितनी भी हमने मुगलाई रेसिपीज बनाई है ये हमारी सबसे पसंदीदा रेसिपी है, हमारी नहीं बल्कि हमारे पास जो अक्सर जो गेस्ट आते हैं मेरे हमारे जो एम्बेसी वगैरह के कुछ डेलीगेशन वगैरह आते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास इंडियन डेलीगेशन आया हुआ था तो हमने उनको ये रेसिपी चेक कराई तो एक बंदा उसमें से मद्रासी था तो उसने इसको इतना एंजॉय किया कि वो प्रॉपर टेस्ट जो यहाँ पे था उसको उसे बार बार इस चीज़ को हमें बताया कि देखें ये टेस्ट हमें वहाँ पर भी नहीं इस तरह अच्छा खूबसूरत टेस्ट। अभी हमने इसमें गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और कसूरी मेथी, वो तीनों चीज़ें तीनों चीज़ें आपने 2-3 चीज़ें आप नोट करें, हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें डाली हैं। कसूरी मेथी अभी उन्होंने कहा, उससे पहले हमने काला नमक यूज़ किया और आमचूर। बाकी रेसिपी तो वही चीज़ें होती हैं, नमक भी, मिर्च भी, अदरक भी, लहसुन भी, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसकी खसूसियत इस रेसिपी की ये है और आपने इसको घर में बनाना है और बना के बाद जब आप इसको खाएंगे आप इसको फिर इंजॉय उसी तरह से करेंगे जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ। ये क्रीम आप जी मिल्क एंड क्रीम मिक्स की हुई है। ये हमने थोड़ी सी क्रीम ली है, उसमें जितनी क्रीम है उससे डबल मिल्क आपने उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से आपने जो है मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको एंड पे ताकि ये अगर इसमें थोड़ा सा किक जिसको कहते हैं स्पाइसी वो अगर ज़्यादा हुई तो ये जो क्रीम हमने डाली है दूध और क्रीम का कम्बिनेशन वो उसको थोड़ा सा कम करेगा। और ये खाने के लिए नान, सफ़ेद चावल, रोटी और मेरी तरह हो तो आप चमचे से भी इसको खा सकते हैं सॉस के साथ। टिश्यू पेपर नजर आपने चिकन बॉटम में और सॉस सारी उनके ऊपर डाल दी। अब थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको लेमन के साथ, ग्रीन चिली के साथ और फ्रेश धनिया के साथ।
ले जनाब, आज की हमारी ये खूबसूरत सी, थोड़ा सा हल्का सा नमक इसके ऊपर, सॉरी बटर इसके ऊपर टॉप पे, बस ये आप इसको देख रहे हैं हमारी रेसिपी को, हमने जिस तरह से इसको बनाया, इसकी खूबसूरत से हमने इसको प्लेट आउट किया है। करने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है, और इसको घर में ट्राई करने के बाद आपने हमें इसकी फीडबैक देनी है। अगर आपको पसंद आए तो भी, अगर इसमें कोई चीज़ कमी हो या आप समझे कि इसमें कोई चीज़ हमने करनी है और, तो वो भी हमें शेयर कीजिएगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके ATV के वहाँ से भी इस रेसिपी को उठा सकते हैं। आज की इस रेसिपी के साथ मुझे और शेफ अनु को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर एक नई रेसिपी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वेलकम बैक जनाब। आपने देखें कि आज शेफ साहब ने क्या ज़बरदस्त डिश बनाई है। आपके तो वो जानने वाले भी हैं, आप बता रही थी कि आपके इस्लामाबाद के जानने वाले, पूरे इस्लामाबाद के जानने वाले शेफ हैं। बिल्कुल, और हाथ में क्या जायका है उनके। बिल्कुल, हमने एक दिन वहाँ खड़े होकर छापा मारा और हमने ज़रा खाया, वो हमारी रिकॉर्डिंग ही चल रही थी एक्चुअली, और जब वो बनाते थे तो हम उसमें से कुछ कुछ चुगना शुरू हो जाते थे, और सबकी चीज़ें बना रहे थे वो, बहुत ज़बरदस्त। और प्रेजेंटेशन, जैसे आप भी अभी बात कर रही थी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आप किस तरह से प्रेजेंटेशन करना पसंद करती हैं? प्रेजेंटेशन देखें, खाना तो मेरे ख्याल से हम सब अच्छा बुरा सब बना लेते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है उसकी प्रेजेंटेशन के। अचानक आपके मेहमान आ गए और घर में आपकी सब्जी तरकारी कुछ ऐसा बना हुआ है, दाल चावल बने हुए हैं, हालांकि दाल चावल तो मेरे ख्याल से हमारी नेशनल डिश है, वो तो हम सबको पसंद है, हम रोज़ खा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आपने प्रेजेंट कैसे करना है उसको कि वो अच्छा लगने लग जाए खाना, चाहे वो सब्जी तरकारी है। बच्चों को भी इवन आप खिलाते वक्त अगर आप बहुत ऐसी कोई चीज़ बन गई है जो खिलानी भी ज़रूरी है, ज़रा बैलेंस डाइट देनी है बच्चों को, सब्जियां भी खिलानी है, दालें भी खिलानी है, तो उसको प्रेजेंट ऐसे करें, उसको खूबसूरत तरीके से उसको लेके जाएं, उसके ऊपर गार्निशिंग अच्छी सी हुई भी हो, उसकी डिश आउट जब हम करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से डिश आउट करें, उसकी प्लेसमेंट होती है टेबल के ऊपर कि किस तरह से आपने प्लेस किया उसको टेबल पे। फिर इसके अलावा सलाद, रायता, अचार, पापड़, इन सब की साथ जो है ना, ये एक सलीकामंदी है ना। आप देखें ऐसी इस तरह की सोच रखना कि ये प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज हो, सलाद, रायता, मेन कोर्स ये हो, ये चीज़ यहाँ हो, चम्मच, कांटे, बिल्कुल प्लेट की जो प्लेसमेंट है वो कैसे होनी चाहिए। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से लड़कियों को पता नहीं है, हम जब जाते हैं तो ऐसे ही रख दी जाती है। अवेयरनेस होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें शौक से भी आती हैं, आप लोगों से देख के सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अपनी फैमिली में अपने बड़ों से, अपनी बहनों से, अपनी मदर से, हर किसी से, अपने ख़ानदान में बहुत सारे लोगों से सीखी हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मैं कहूँ कि सॉक्स कैसे रखनी है ड्रॉस के अंदर, आपने अपने गैजेट्स को अपनी अलमारी में किस तरह रखना है, आपने अपने ऑर्नामेंट्स को, अपनी ज्वेलरी को किस तरह से मैनेज करके रखना है, अपनी तमाम चीज़ों को। और उन चीज़ों को जब आप ख्याल रखते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। मेरे तो अलमारी में इतने पुराने बल्कि इनफैक्ट मेरी बहनों के ज़माने के जो कपड़े, मेरी बड़ी जो सिस्टर्स हैं उनके जो कपड़े थे वो तक जब मुझ तक पहुँचे और मैंने उनको संभाल के रखा है, वो कभी आती हैं तो उनको दिखाती हैं, देखें ये आपका फलाना ड्रेस था इतने साल पुराना, तो अभी तक मेरे पास कितने तरीके से हैंग हुआ है। ये भी सलीकामंदी की निशानी है ना कि आप उसको चीज़ को अच्छे से मैनेज करके रखती हैं। हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है बेसिकली चीज़ों में ना, यूजुअली बस हम चीज़ें ले तो लेते हैं शौक से। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जब हम मेकअप रूम में बात कर रहे थे, आई एम ऑब्सेस्ड विद शूज़ एंड बैग्स। बिल्कुल। सो मैं जूते पहनने के बाद जब उतारती हूँ, नीचे से भी साफ करवाती हूँ, ऊपर से भी साफ करवाती हूँ, उसके बाद अंदर रखती हूँ। फिर मेरी जो मेड है वो कहती है बाजी ये तो बहुत पुराने नहीं है। मैंने कहा बेटा साफ है, अच्छे हैं ना, इसीलिए कि हम उसको अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे जूते होते हैं हमारे। सो उसको आप ऐसे ही फेंक दें, तो अगर शौक से कोई चीज़ ली है तो फिर मेरा ख्याल है उसको ज़रा मैनेज करके रखना भी चाहिए। और इसी बात को आप ले लें किसी भी चीज़ में, लाइक सिर्फ जूते कपड़ों की बात नहीं है या घर की, मेरे ख्याल से लाइफ की हर चीज़ ही मैनेज करके रखनी है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे टेबल है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। आपने कभी ऐसे सोचा कि बस बहुत हो गई, मैं थक गई हूँ, अब थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए? होता है, बहुत बार होता है। इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स बड़ी अच्छी हैं, वो कभी कभी मुझे रियलाइज़ कराती है, शुमाइला ब्रेक ले लो, प्लीज़ ब्रेक ले लो।
फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे चली जाती हूँ 2-3 दिन के लिए, स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि बड़ा मुश्किल आजकल के दौर में फ़ोन बंद करना, अपना राब्ता मुनक़ता करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन होता है समटाइम्स। फिर मेरा मी टाइम तो ये होता है कि फिर मैं सब कुछ बंद करके आराम से कुछ अच्छी सी मूवी या पुराने गाने लगा के रिलैक्स करती हूँ, अपने बेडरूम में लेट जाऊँगी, आराम करूँगी, या लाउंज में बैठ के मेरा सबसे फेवरेट मी टाइम होता है कैंडल्स ऑन की, कुछ पुराना म्यूजिक लगाया, सुकून से बैठ। आपको सुन के मुझे सुकून आ रहा है, इतना सूदिंग लग रहा है सुनना भी कि बस कैंडल्स जो हैं वो जल रही हैं, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, उसके बाद म्यूजिक लगा हुआ है और आप आराम फरमा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास हर वक्त हर दम आपके पास एक हजूम हो। कभी कभी आपको अपनी ज़रूरत होती है, आप अपनी भी हीलिंग करते हैं कुछ चीज़ों के साथ। एक मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लिया, ये म्यूज़िक ना भी हो, आप नमाज, कुरान, कोई आप तस्बीह पकड़ के कोई आप अल्लाह का कोई भी नाम जो है वो कंटिन्यू, दुरूद शरीफ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपको पीस किस तरह चाहिए। आप खुद किस किस्म का म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं? आई थिंक ज़्यादा पुराना और कुछ 90s के दौर का म्यूज़िक, क्योंकि मेरे ख्याल से उस ज़माने में इंग्लिश म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक सब बहुत अच्छा बन रहा था और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब मेरे ख्याल से वही चीज़ें रिपीट पे हो रही हैं, वही उन्हीं के रीमिक्स बन रहे हैं, उन्हीं के रीमिक्स आ जाते हैं। अभी भी कोई पुराना गाना बजता है तो हमें पूरे वो उसकी ना लिरिक्स याद होते हैं, लेकिन म्यूजिक बस नया होता है और गाने और लिरिक्स पुराने, यहाँ तक कि वो किसी और ने गाया भी नहीं होता। एट टाइम्स तो वो उसको एज इट इज उठा लेते हैं और बस सिर्फ म्यूजिक और वो जो आजकल रीमिक्सेस में वो जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं मिक्सर्स में, वो कर देते हैं और उसको हिट भी करवा देते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि क्रिएटिविटी क्या है इसके मुझे नहीं याद कि कोई पिछले 5-6 साल में कोई ऐसा गाना आया हो जो मुझे याद हुआ हो, लेकिन पुराने सारे गाने हम वो चलने लग जाएं कभी रेडियो पे या कुछ, हम साथ साथ गाना शुरू हो जाते हैं। रेडियो अभी भी सुनती हैं आप? बहुत शौक है रेडियो का, रेडियो किया भी था। अच्छा। बल्कि रेडियो से स्टार्ट लिया था शुरू में, और रेडियो बड़े शौक से किया था। नया जब जिस ज़माने में हम लोगों को ये FM 100 और फिर उसके बाद पावर 99 आया, तो उस टाइम तौसीक हैदर साहब ने मुझे कहा था कि करें, और उनके साथ किया था। बड़ा शौक था, उनको सुनते थे बहुत शौक से, फ़ैन थी बड़ी उनकी। फिर वहाँ से उनके साथ कुछ टाइम 2-4 महीने ड्राइव टाइम शो था उनके साथ करती थी। तो बट मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ। उनसे मुलाकात बहुत कम होती है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ही इज़ माई मेंटोर, कि जहाँ से उन्होंने कहा कि स्पार्क है, पॉलिश करो अपने आप को, तो वहीं से मैंने उस चीज़ को पिक किया था। इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको, वो आपकी ज़िंदगी में रहें या नहीं रहें, लेकिन वो कभी कभी एक ऐसा सेंटेंस आपके लिए बोल देते हैं जहाँ से आपका यू टर्न शुरू हो जाता है ज़िंदगी का। तो आपका रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बल्कि कुवैत में भी रेडियो, कुवैत की या उर्दू ट्रांसमिशन, अच्छा, और अच्छा एक्सपीरियंस है। रेडियो भी मेरी गाड़ी में बजता है। रेडियो, मेरे ख्याल से रेडियो से जिन लोगों को उनसियत होती है ना, वो रेडियो के बगैर रह नहीं सकते। चाहे वो सोते वक्त लगा लें थोड़ा सा, या वो गाड़ी में स्पेशली। और जब मैं खुद ड्राइव कर रही होती हूँ, अकेली होती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं हो, तो मैं कोई और चीज़ प्ले नहीं करती। मैं पता नहीं क्यों लाइक मेरा हाथ जो है रेडियो की तरफ बढ़ जाता है और मैं रेडियो ऑन प्ले कर लेती हूँ, और वो कोई भी गाने चल रहे हो, कुछ भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं खुद भी, आपने जैसे कहा, मैं खुद भी जाती हूँ, आरजे के तौर पे नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं एज अ गेस्ट डिफरेंट चैनल्स पे जाती हूँ। तो मुझे ना इश्क है माइक्रोफोन से। मुझे दिल चाहता है कि बस ये मेरे मुंह पे रखा रहे और पूरा पाकिस्तान मेरी आवाज़ सुनता रहे और मैं बोलती रहूँ। मुझे ऐसा अच्छा लगता है। और म्यूज़िक भी, आपको म्यूज़िक से जो लगाव है, मेरा ख्याल है आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, काफ़ी हद तक जब वो नीचे ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो म्यूज़िक आपका बड़ा सहारा बनता है उसके अंदर। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी आप उदास हों, कभी भी सैड म्यूज़िक ना सुनें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के ना, वो कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू, फिर आपको एकदम से इमोशनल फीलिंग्स में लेके जाता है। फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये मेरे साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है, अच्छा ये लोग मेरे साथ भी तो बुरा ऐसे ही कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जब भी आप नेगेटिव, इवन मैं सैड म्यूज़िक के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हमारा म्यूज़िक बना हुआ है सारा, बट स्टिल कभी आप सुनते हैं तो वो आपको, आपके ना हवास पे तारी होने लग जाता है। तो मैं हमेशा जब भी डाउनर में जाती हूँ, मैं तो समझती हूँ कि मुझे तो और ज़रा थोड़ा सा जोश वाला म्यूज़िक हो, या थोड़ा सा जिसमें अच्छे लिरिक्स हों, रोमांटिक म्यूज़िक हो जाए, ज़रा थोड़े पॉजिटिव, थोड़ी सी एनर्जी जिससे मुझे हो, जिससे मैं बूस्टअप हूँ, जिससे मैं डाउन की तरफ मत आऊँ, अच्छा जी बस अब दुनिया ख़त्म हो गई है ऐसा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक में आपको कौन से सिंगर्स ऐसे हैं जो अच्छे लगते हैं, जिनको सुनना पसंद करती हैं आप? आई थिंक आबदा परवीन साहिबा, उनको सुनने में मज़ा आता है। बड़े खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली, आतिफ़ असलम, और मतलब हमारे पास तो लेजेंड्स इतने ज़्यादा हैं कि शायद आलमगीर, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको सुनने में मज़ा आता है। रेडियो की खासियत ये है कि आपको पता नहीं होता अगला गाना कौन सा आना है,
तो वो कभी भी किसी भी दौर में आपको ले जाता है। तो इसलिए रेडियो में ज़रा ये होता है कि आपको मुख्तलिफ आवाज़ें मिलती रहती हैं। जी। सो अगर आपको चॉइस दूँ मैं, जो अभी के जो सिंगर्स हैं और पुराने सिंगर्स जो हैं, वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ऑब्वियसली वो लेजेंड्स हैं, लेकिन आप किसको प्रेफर करेंगी सुनना, कि अभी के जो नए आने वाले गाने बन रहे हैं या पुराने गाने पसंद करेंगी? पुराने मेरे ख्याल से थोड़े से, ज़्यादा पुराने नहीं, बट थोड़ा मिक्स टाइप। मिक्स टाइप। हाँ। सो गानों में जो ड्रेसिंग होती है या जो मूवीज़ में ड्रेसिंग होती है, कभी उससे आपने कोई इंस्पिरेशन ली है कि उस जैसे होता है ना ख़वातीन में जितने कपड़े हों उतने कम हैं, और स्पेशली जब कोई शादी का ओकेजन आता है, सो हमें लगता है कि जी बस किसी का कार्ड आया और सबसे पहला जो आता है जहन में वो आता है कपड़े क्या पहनेंगे। सो आपने इन मूवीज़ से और गानों से कभी कोई इंस्पिरेशन ली है कि उस हीरोइन ने ये पहना था तो ये मैं मेहंदी पे बना लूँ? कलर्स की कभी कभी हो जाती है, कभी कभी कुछ कलर्स ऐसे हैं जो नहीं पहने या देख के एकदम से होता है अच्छा ये कलर बहुत अपील कर रहा है तो इस कलर में मुझे ड्रेस बनवाना है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कलर्स की इंस्पिरेशन हो जाती है कभी। मतलब इंस्पिरेशन लेती हैं आप? हाँ, कलर्स की लेती हूँ, बिकॉज आई लव टू वेयर कलर्स। मैं बहुत ब्राइट तो नहीं पहनती, लेकिन ये कि फिर भी कलर्स अगर मुझे ज़रा मेरे टाइप के हों तो फिर मैं ज़रूर। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, नज़र आ रहा है। इट्स यू नो आप कैरी कैसे कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ ज़रा ज़्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से। आप कुछ भी पहने हो, आप कैरी उसको अच्छे से करें, आपको पता हो आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह से पहनना के हिसाब से पहन रहे हैं, वहाँ पे किस तरह, बाकी सब लोगों ने किस तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बहुत ओवर ड्रेसिंग ना हो जाए कहीं जाके। एक दो दफ़ा हुआ, जैसे मेरे घर में अक्सर मैं अपनी खिड़कियाँ वगैरह सब बंद करती हूँ, तो पता ही नहीं है बाहर बारिश हो रही है और ठंड हो रही है, और मैं खूब कोट जैकेट पहन के जब बाहर निकली और जैसी गाड़ी मैंने निकाली, मैंने कहा ओ अच्छा बाहर तो धूप निकली तो मैं तो ओवर ड्रेस्ड हूँ। ये हो जाता है अक्सर मेरे साथ भी अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही हुआ था, तो इसमें आप रिलेट कर सकती हूँ। और आजकल ऐसे ही वेदर है, वेदर हमारा ऐसे ही हुआ है, कभी कुछ बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं आपको चॉइस दूं कि अभी जो हमारा ब्रेक आने वाला है उसमें हम अपने व्यूअर्स को एक गाना जो है वो सुनवाते हैं, तो अगर आपको मैं कहूं कि आपको चूज़ करना पड़ेगा और आपकी पसंद का गाना हम अपने व्यूअर्स को सुनवाएंगे, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगी? आइडिया नहीं है इस टाइम पे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। आतिफ असलम को शायद, आतिफ असलम का। चलिए, आतिफ असलम किसको पसंद नहीं है, लेजेंड है वो भी हमारे कंट्री के। बिल्कुल सही, उनका भी हर गाना शुरू से अब तक मेरे ख्याल से कोई गाना ऐसा नहीं है कि जिसको कम पब्लिसिटी मिली हो या वो कम लाइमलाइट में आए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया। अब तो ड्रामा भी कर रहे हैं, अब तो ड्रामा भी कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शुमाइला से गुफ्तगू करेंगे। अब हमने बड़ा फैशन के ऊपर बात की, म्यूज़िक के ऊपर बात की, किचन में खाने पे आपकी पर्सनैलिटी को हमने देखा कि माशाल्लाह बड़ी सलीकेमंद खातून है आप। अब मुझे बिज़नेस के हवाले से ज़रा बताएं कि माशाल्लाह आप बिज़नेस वुमन भी हैं, तो किस तरह से क्या बिज़नेस कर रही हैं, किस तरह से आपने सोचा कि जी मैं भी बिज़नेस कर सकती हूँ, मुझे भी इस मैदान में उतरना चाहिए? अच्छा, पहले तो जब आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पहले आप जॉब ज़रूर करें, कुछ सीखें ज़रूर काम को करने से पहले। कोई भी काम आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसको सीख के करें। मेरी 2 कंपनीज़ हैं, एक हम प्रोडक्शन हाउस है उसमें इवेंट्स भी करते हैं, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हमारा सारा वेबसाइट से लेके एवरीथिंग हम उनको करके देते हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हो, प्रोजेक्ट हो, उसके ऊपर। दूसरा, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, और बाकायदा काम करें, रेनोवेशन करते हैं। पत्थर और ईंट से बहुत वास्ता रहता है बजरी से, पत्थर से, सीमेंट से काम चलता रहता है, इन चीज़ों से वास्ता रहता है बहुत ज़्यादा। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये भी करना चाहिए? मतलब पैशनेट थी आप? ऐसे समटाइम्स होते हैं ना, वर्कोहॉलिक होते हैं तो आप कहते हैं मैं ही कर लूँ, तो आप पैशनेट थी या इत्तेफाकिया तौर पे आपने सोचा कि चलो करके देख लेते हैं? सेंस था, फिर शौक था घर सजाने का बहुत ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि इसको सीख के क्यों ना किया जाए, तो इसके ऊपर बाकायदा पढ़ाई कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। तो अगर पढ़ लें तो ज़रा थोड़ा बेहतर हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल फील्ड में भी लेकर आ सकते हैं। तो बस इस तरह शुरू हुआ। और बस फिर पीटीआई तक का सफ़र कैसे? पीटीआई देखें, जब मैं पाकिस्तान से आई, इवन जब मैं पाकिस्तान से बाहर थी कुवैत में, और हम लोगों ने कुछ शोज़ वगैरह करवाए, उसमें डिफरेंट, मैं नाम नहीं ले रही किसी के भी, जब हम शोज़ करवाते थे, तो पीटीआई पाकिस्तान में उस ज़माने में बहुत ज़्यादा 2009, 8, 6, 7 में बहुत ज़्यादा एक नया एक जोश वलवला था। तो वहाँ बैठ के एक बड़ा वो होता था कि पाकिस्तान में ना बस कुछ नया बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। इतने कम अरसे में 2014 में मैं पाकिस्तान आई, और अगर आज मुझे कोई जानता भी है तो पीटीआई मेरी शनाख्त बनी ना, शायद मेरे खाने पकाने से मेरी शनाख्त नहीं बनी, या मेरे बाकी कामों से उस तरह से मुझे एक्नॉलेजमेंट उस तरह नहीं मिली जितना मुझे मेरी इस पार्टी से। ये वाहिद पार्टी है
जिसमें ग्रास रूट से उठ के लोगों ने भी आके अपनी शनाख्त बनाई है, जिनके पीछे कोई मौरूसी सियासत नहीं चल रही, जैसे मेरे पीछे कोई ख़ानदान में कोई सियासत में पॉलिटिक्स में नहीं, राइटर्स हैं, सीरत निगार हैं मेरे मामू, उनको माशाल्लाह सदारती दमग़े मिले हुए हैं, मगर इस तरह के लोग ज़रूर थे लिखने पढ़ने और इस तरफ, लेकिन सियासत की तरफ कोई भी नहीं था। तो वो एक आपकी फैमिली में कोई मतलब सियासत में है ही नहीं सिवाय कोई भी नहीं। वैसे दोस्तियाँ मेरे फादर की बहुत ज़्यादा रहीं, बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी में बहुत, मैं अगेन नहीं मेंशन करना चाहती कि बहुत अच्छी अब्बू के ताल्लुकात थे, ही इज़ नॉट एनी मोर, अब्बू अब अलाइव नहीं है, ज़िंदा नहीं है, लेकिन ये कि उनके बहुत ज़्यादा थे, बहुत लोग आते जाते थे घर पे, लेकिन सियासत से मेरे फादर का भी कोई प्रैक्टिकल सियासत में वो कभी भी नहीं आए। और मैं भी जब पाकिस्तान वापस आई तो सबसे पहला जो था कि एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है, कि ये एक वाहिद जमात है जहाँ पे कुछ है यंगस्टर्स के लिए भी, नए लोगों के लिए भी, उनके लिए जगह है। और आप अगर देखें तो हमारी इस असम्बली में अगर आप कंपैरिजन करें पिछली तमाम गवर्नमेंट से और पिछली तमाम हुकूमतों से, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई मेहनत करके पहुँचे हुए हैं असम्बलीज तक, जो वाकई ग्रास रूट से उठ के आए हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं कहीं असम्बली तक पहुँचूँ या मुझे कोई सीट चाहिए, कोई डेजिग्नेशन चाहिए। आप एक पैशन है एक पार्टी के साथ, एक लॉयल्टी है, वो मेरी बरकरार है बिल्कुल। और पीटीआई के साथ मैंने देखा है कि ख़वातीन बड़ी वो होती हैं ना, यू नो एंथुजियास्टिक, और पीटीआई के अंदर शामिल होने के लिए ख़वातीन ने इसी जमात को दिया, अदरवाइज़ तो हमारी 50% आबादी जो है वो वोट ही नहीं दे रही होती थी, मतलब 50% तो औरतें हैं और वोट देने नहीं निकलते थे। 2013 में मैं पाकिस्तान स्पेशल आई, कराची में मेरा वोट था और मैंने स्पेशल आके वोट कास्ट किया था और कई घंटों हम लाइन में खड़े रहे। 2018 में भी इसी तरह से था कि लाइनों में लग के जो है ना वोट पढ़ना, कौन जाए वोट दे, इतना नहीं था पहले। इस पार्टी ने कम से कम ये तो एक शऊर दिया कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। माशाल्लाह, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर हैं माशाल्लाह। सो उसमें आप क्या काम कर रही हैं, उसमें आपको क्या काम करने का मौका मिला, या आपको लगा कि यही तो वो काम था जो मुझे करना था और अल्लाह ने मुझे सीट से नवाज दिया है? अभी तो काम शुरू हुए हैं और काफ़ी एजुकेशन के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो केपी में, वज़ीरिस्तान में, डिफरेंट जगहों पे चल रहे हैं ऑलरेडी। उनको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिस पे मोटिवेशन स्पीकर्स भी जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए भी हम लोग के डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हर प्रोग्राम को यहाँ से बैठ के हम ज़ाहिर है वो देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ कितना % फ़र्क आया है। तो वो चीज़ें चल रही हैं और अभी बहुत कुछ है करने के लिए। मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट अगर मैं इसमें इन्वॉल्व करूँ, जैसे अभी वुमेन डे भी आने वाला है वर्ल्ड 8 मार्च, बिल्कुल, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत है काम करने के लिए। और मेरे ख्याल से जितना काम करें उतना कम है। ह्यूमन राइट्स इतनी वास्ट फील्ड है कि उसमें तो बैक टू बैक चीज़ें चलती चली जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है कि आप मोटिवेट करें। बहुत लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, मेहनत करके तंग आ जाते हैं कि शायद हमें कुछ मिलना नहीं है। तो ये मुझ पे भी बहुत दफ़ा आता था फेस के, और अभी भी आता है कि अच्छा अभी बस बहुत हो गया, बस नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता या कुछ होगा नहीं इससे ज़्यादा। मगर मुझे एक बात बड़ी अच्छी मैं कोट करूँगी। एक दफ़ा इकरारुल हसन और हम लोग कहीं बैठे हुए थे, हम एक जगह गए किसी काम से, पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू सरेआम या किसी उससे, तो हम बैठे हुए थे तो वैसी बात हुई। तो मैंने कहा देखो हम इतनी देर से इस बंदे का वेट कर रहे हैं और हम एक दफ्तर में बैठे हुए थे, काम था हमें, हमारा ज़ाती काम था। तो हम लोगों ने कहा कि, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये भी हमारी एफ़र्ट है। और मुझे उसकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, जितने कदम हम चल के आए हैं, ये वहाँ कहीं लिखे जा रहे हैं, ये हम मेहनत करने के लिए आए हैं, हम अपनी हलाल रोज़ी के लिए निकले हैं, सारा कुछ है। तो वो उसके बाद वो मैंने उस चीज़ को अपनी ना लाइफ पैटर्न में शामिल कर लिया कि काम हो ना हो लेकिन वो मेहनत में काउंट हो जाता है, यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। और ये चीज़ समझने की है कि आप कोई भी काम करें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना कि आप ठीक कर रहे हैं, फिर आपकी हर्डल्स आ रही हैं, आपके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपकी फैमिली बोल रही है, आपके दोस्त बोल रहे हैं, वही फिर आके आपके साथ खड़े भी हो जाते हैं जब आप कहीं पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग जो साथ चल रहे होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल। आपने स्पोर्ट्स और कल्चर में बहुत काम किया है, तो मुझे एक छोटी सी जो मेरे थोड़ी दिल की दबी हुई आवाज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मर्दों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे वो आपका स्क्वॉश हो, या XYZ कोई भी आपका जो है स्पोर्ट्स आप ले लें।
लेकिन ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स में वो काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही हैं जितना कि मर्द हो पाते हैं? जितनी एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं वो भी इक्वली एफ़र्ट्स डाल रही हैं, फिर भी वो इतना हाईलाइट नहीं है, या इवन बाहर खेलने के मौके भी नहीं हैं। और जो जाती भी हैं, जैसे स्क्वॉश में हमारी बच्चियां बाहर जाती हैं, मेडल्स लेके आती हैं, लेकिन वापस आने के बाद कुछ पता ही नहीं होता कि वो आई भी हैं, क्या करके आई हैं, ना जाने का पता ना आने का पता। ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, मैं अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे एथलीट रही हूँ, और वही बात कि फिर आपका एक टाइम आता है तो घर से और इतनी आपकी डाइवर्जन्स होती हैं कि आप उस तरफ चल पड़ते हैं। इस तरह बच्चों को बहुत सारी, मैं भी कंटिन्यू नहीं कर सकी कोई भी चीज़, ऑल्दो कि हमारे घर का माहौल भी इस तरह था कि शायद पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी, फिर भी लेकिन और इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। जिस ज़माने में हम स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के साथ पूरे पाकिस्तान में कल्चरल एंड स्पोर्ट्स समिट करवा रहे थे, तो उसमें फैसलाबाद जाना हुआ, पता चला जी वहाँ पे मैंने एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि पूरे उस मजमे में सिर्फ मैं एक खातून थी जो स्टेज पे चढ़ के जो है ना बोल रही थी और मोटिवेट कर रही थी कि आप लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों की बच्चियाँ किधर हैं, आप लोगों की बच्चियाँ क्यों नहीं हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो क्यों नहीं सामने आ रही हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मैं कोयटा गई, और कोयटा में हमें एक जगह बुलाया गया, वो एक स्कॉश कोर्ट ही था, और वहाँ पे मार्शल आर्ट की कुछ क्लासेस हो रही थी, और मैं बड़ी हैरान हुई, वो सारी उनमें लड़कियाँ थीं, और वो लड़कियाँ कोयटा जैसी जगह पे, और वहाँ पे वो लड़कियाँ जो हैं कुछ उनमें से ऐसी बच्चियाँ भी थीं जो बाहर से मेडल्स लेकर आ चुकी थीं। वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि हम समझ रहे हैं यहाँ बैठ के शायद उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन अगेन वही बात मैं आपसे एग्री करती हूँ कि वो हाईलाइट नहीं उस तरह होता, फिर वो आगे प्रोफेशनल उस चीज़ को प्रोफेशनलिज्म में नहीं लेके जाते, वो उनको प्रोफेशन नहीं बनाते। तो ये एक चीज़, कुछ घर के माहौल को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशन भी साथ चल रहा है। हमारे पास सानिया मिर्ज़ा हमारे पास एक मिसाल है कि देखें वो घर भी लेके चल रही हैं, फैमिली भी लेके चल रही हैं, साथ उनका स्क्वॉश भी चलता रहा, सॉरी टेनिस उनका जी। तो ये बच्चियों को आपको घर से भी माहौल ऐसा देना पड़ता है। फिर मेरा भी ख्याल यही है कि घर का माहौल जो है, या घर में जो पेरेंट्स हैं आपके, या उनकी सपोर्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट मुझे ये भी लगता है कि बच्चियों में अपना भी जो एक क्या कहना चाहिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो भी शुरू से देखती आ रही है ना कि बच्चियों लड़कियों का कुछ है ही नहीं स्पोर्ट्स में, कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई हाईलाइट किया ही नहीं जाता। जिस तरह से स्क्वॉश की मैं अगर बात करूं, स्क्वॉश में कितनी बच्चियां करके आई हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। नेपाल जाती हैं, जीत के आ रही हैं, कुछ मेरी जानने वाली भी हैं। मैं ये नहीं कि मेरी जानने वाली इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, मतलब बच्चियों को स्पोर्ट्स में इन करके उनको भी इक्वली मार्केटिंग कर उनको देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका हक है, वो भी एफर्ट्स कर रही हैं। और है हमारी कुछ फेडरेशंस, मैं सबका नाम नहीं ले रही, कुछ प्राइवेट फेडरेशंस, कुछ ऐसी फेडरेशंस हैं जो बच्चियों को लेके जाते हैं, उनमें से बहुत सारे फेवरेटिज्म पे ले जाते हैं, और जो सही स्किल वाले बच्चे हैं वो रह जाते हैं। और फिर वो हमारे पास इतनी, मेरे पास सीवीज इतने बच्चों की आती थी कि इतना ज़बरदस्त बच्चे स्कोर्स कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं सारा कुछ, मगर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो वहाँ पे फिर बड़ा दुख होता है, और फिर हम कुछ जगहों पे आपके हाथ बंद जाते हैं, कुछ जगहों पे आपको फिर एहसास होता है कि पूरा एक नए सिरे से इसके ऊपर जो है ना हमें काम करना पड़ेगा। बट कोशिश जारी रखने में कहीं ना कहीं 10 में से 2-3 ऐसे करके हम एफर्ट करके कोई ना कोई बच्चे इनको एंटर करवा देते हैं। तो ये एक आपकी दोनों साइड से है, कुछ मैनेजमेंट के भी कुछ फॉल्ट्स हैं जहाँ पे आप राइट बच्चे पिक नहीं करते हैं, और अगर पिक हो भी जाए और वो जीत भी जाए तो उनकी फिर वो उस तरह से मार्केटिंग पब्लिसिटी नहीं होती उस तरह से। तो आप जैसा पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसे बच्चों को जो है वो सामने लाया जाए? बिल्कुल, उनकी मार्केटिंग की जाए। देखिए हम तंजीम पार्टी का हिस्सा हैं, और गवर्नमेंट और पार्टी दोनों एक अलग चीज़ है। हम उसमें किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनको सजेशंस दे सकते हैं, हम उनको क्यूरीज, अगर वो लोग हमसे कुछ मांगते हैं तो हम वो दे सकते हैं, लेकिन हम उनका एक अपना सिस्टम है काम करने का गवर्नमेंट का। और ज़ाहिर है नीचे से बच्चे निकल के जाते हैं, डिफरेंट फुटबॉल फेडरेशन से, डिफरेंट जगहों से निकल के जाते हैं, तो वो ब्रिज तो बन सकते हैं, और कोशिश भी करते हैं कि जहाँ तक हम ब्रिज बन सकें, और सबकी थोड़ी थोड़ी मुश्तरका कोशिश से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर होता रहता है। क्योंकि बच्चियों में ख़ास तौर पे ये होता है ना कि नाजुक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए, थोड़ा सा उनको समझाया जाए अच्छा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब देखिए पढ़ाई में ही देख लें, पढ़ाई में बच्चियाँ एज़ कम्पेयर टू लड़के बच्चियाँ ज़्यादा आगे जाती हैं, ज़्यादा नाम लेती हैं। स्पोर्ट्स में भी मैंने देखा है कि जिन बच्चियों के वालिदैन या स्पेशली फादर्स
मैंने ये बात बड़ी नोटिस की है कि जिन बच्चियों के फादर्स उनको सपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं प्रैक्टिसेस के लिए, वो बच्चियाँ बड़ी आगे जाती हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है देख के कि जब उनका कहीं नाम ही नहीं आता, उनको वहाँ बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलते हैं, उनको बाहर लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके जो है वो उनकी अप्रिसिएशन उस लेवल पे नहीं होती। ऐसा ही आप कल्चर को भी देख लें, कल्चर को लेके बाहर जो है, जो अफ़गानी कल्चर या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बाहर जितनी प्रमोशंस होती हैं, पाकिस्तान में उस चीज़ को लेके उतनी प्रमोशन नहीं होती है। हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ का ये भी है ना कि मीडिया में या सोशल मीडिया पे वो नहीं चाहते कि उनकी बच्चों की इतनी तस्वीर, बच्चियों की खासतौर पे इतनी तस्वीरें या मार्केटिंग हो। कुछ माहौल को सेट करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि अब तो मैं बल्कि कहूँगी कि बड़ा अच्छा हो गया कि अब हम फेक न्यूज़ किसी के बारे में नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि किसी की भी वरना तो क्या होता था, इधर से एक तस्वीर पकड़ी, इधर से कोई न्यूज़ पकड़ी, उधर से किसी का कोई जुमला पकड़ा, एक बस बनाया और उसको जो है ना वायरल कर दिया, और उसके बाद जो इम्पैक्ट आता था वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। आपने किसी का भी, इट्स वेरी ईजी कि मैं किसी का भी या कोई भी किसी का जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट फ़ौरन बना सकता है, और उसके ऊपर एक कमेंट लिख दिया, उसके बाद अच्छा लोग अपनी सोच से नहीं सोचते। कभी कभी मेरी कई लोगों से सोशल मीडिया पे जो है ना वो बहस हो जाती है कमेंट्स पे कि इसमें क्या बुरा है, पहले तो ये बताएं। आपने जो ऊपर कमेंट नहीं, मैंने तो क्वेश्चन मार्क लिखा है, मैंने कहा नहीं इसमें बुरा क्या है मुझे बताएं। अगर कोई बच्ची खेल रही है या कोई 3-4 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उसमें से पहले तो बुराई को ही क्यों नेगेटिव उसमें देखना चाहते हैं। आप उसमें से देखें, मे बी वो किसी बेहतर किसी और काम से बैठे हों, अपने ज़ाती उससे बैठे हों, आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उसको इतना स्पॉइल कर देते हैं। इन चीज़ों से डर के फिर पेरेंट्स जो है ना बच्चियों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने देते। ये चीज़ें फिर इफेक्ट करती हैं बच्चों की ज़िंदगी में, उन्होंने शादियाँ करनी है, रिश्ते आने हैं, बहुत हमारा कल्चर भी तो उस चीज़ को। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जहाँ तक कल्चर की बात आती है, आप कल्चर से मुंसलिक रही हैं इस डिपार्टमेंट से, तो डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला होगा, तो आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? क्या जगह सबसे ज़्यादा वो होता है ना, एक जैसी कोई वेकेशंस का नाम आता है, वो जगह जहाँ मैं होके आई थी वहाँ दोबारा जाना चाहूँगी। अच्छा, वो आ जाता है थोड़ा टूरिज़्म में जी, कि अगर मैं टूरिज़्म के हवाले से बोलूँ तो हमेशा हमारा शौक होता था, वेकेशन आई हैं तो चलो हमारे आसपास कुछ जगह हम उनको देख लेते हैं जाके। बस ऐसे ही सारे फ्रेंड्स का, कज़न्स का, दुबई में मेरे कज़न थे, उनकी वाइफ थी, हम सब लोग का प्लान बना कि जी हमने नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है और हमने हुंजा तक जाना है। मैं बड़ा डिस्करेज कर रही थी, नहीं कहीं चलते हैं, चलो दुबई चले जाते हैं, चलो कहीं और चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, हाँ कहीं और चले जाते हैं, जब पैसे खर्च करने हैं और एक हफ्ते की वेकेशन है तो चलो कहीं और चले जाते हैं, चलो लाहौर घूम लेते हैं। नहीं, लाहौर भी देख लिया है। अच्छा, करते करते खैर बात हुई कि जी, मैंने कहा नहीं वो मसला होगा, रोड्स पता नहीं कैसी होंगी, वॉशरूम्स नहीं होंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग गए तो मेरा पूरा एक विजन ही चेंज हो गया कि रोड्स इतनी, इवन चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ तक रोड्स इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं, फिर आपको ऐसा वो परेशानी नहीं जो हम लोग सोच के बैठे होते हैं। और अब आप देखें माशाल्लाह टूरिज्म कोविड में भी इतनी हाई उस पर गई है कि रास्ते बंद करने पड़ गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ के पिछले साल ईद में। तो वो तो चलें एक टूरिज्म का है। कल्चर के हवाले से, कल्चर हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें उसको राइट प्रमोट करना नहीं आता, जो कि शायद टूरिज़्म से प्रमोट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और टूरिज़्म के थ्रू प्रमोट होना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जब हमने कल्चर समिट करवा रहे थे तो हम डिफरेंट शहरों में गए, डिफरेंट जगहों पे गए, तो जो खूबसूरत चीज़ें मुझे कोयटा और पेशावर में देखने को मिली, शायद हम यहाँ रहते हैं इसलिए हम पंजाब तो हमारा अपना ही है ना, तो वो बहुत मोटिवेशनल था कि वहाँ की लेडीज़ बहुत ज़्यादा इन थी, जो मुझे पंजाब में भी उस तरह, हालांकि यहाँ ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद, लेकिन वहाँ पे मुझे एजुकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा मिला, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दी और कल्चर भी उनका बहुत कलरफुल है। तो वो हम जब मर्ज करते हैं कल्चर को, बहुत प्यारा कल्चर है हमारा। ब्रेक लें, फिर चाय का कप बनाइए और वापस आइए, इसी लाउंज में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, ये बड़ी मज़ेदार होती हैं, रंग से और बड़े खूबसूरत से चेहरे, बड़े दिल से परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और एक मोटिवेशनल भी होती है ना चीज़ें। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ज़रा आपको कलर्स देख के, लोगों को देख के खुशी सी महसूस होती है। और स्पेशली जो ये डिफरेंट कल्चर्स की परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपका तो वास्ता ही सारा कल्चर से और उस तरह से रहा है। सो मुझे बताएं, उसमें कल्चर की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, उसको लेके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो पीटीआई में और आपका अपना जो बिज़नेस है, उन सब के बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? मैं खुद बड़ा क्यूरियस हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से आप इतना सब कुछ कर रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा आपका।
कुछ चीज़ें हैं अभी अंडर पाइपलाइन है, हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। बट ये मेरा प्राइवेट वेंचर है, प्रॉपर प्राइवेट है। डेफिनेटली मुझे इसमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी, लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, अपने दोस्तों की, फैमिली की, सबकी चाहिए होगी। उसके बगैर ज़ाहिर आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उसको लीगल बाउंड्रीज़ में ला के उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या करना है। कुछ कंट्रीज़ की कुछ एक तो सिर्फ ये होता था ना कि वहाँ से लोग आए, यहाँ पे कुछ दिन रहे, कुछ जगहों पे घूमे चले गए, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लाइक उनका आर्ट्स, हमारा आर्ट्स, फिर लोगों को वो आर्ट्स के बेसिक मैनर्स सिखाना, फिर उनको लैंग्वेजेस के ऊपर जो है ना वो बेसिक लैंग्वेजेस एक दूसरे की कल्चरल एक्सचेंज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक लैंग्वेज एक दूसरे कंट्रीज़ को सिखाएं। उनमें तो 3-4 कंट्रीज़ के साथ हम लोगों का ये चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी सामने आएगा जिस वक्त ये सारा कुछ हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल चीज़ें उसके ऊपर वर्किंग में हैं और उसमें हम काफ़ी चीज़ें करें। वहाँ के शेफ़्स आएँ, यहाँ के शेफ़्स को ट्रेनिंग दें, तो फिर यहाँ के शेफ़्स जाएँ, वहाँ पे ट्रेनिंग्स दें हमारी कुजीन की। फिर इसके अलावा वहाँ का किसी भी कंट्री, अगर हम तुर्की की बात कर लेते हैं, हम थाईलैंड की बात कर लेते हैं, इसके अलावा मलेशिया की बात कर लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वेरिएशंस हैं जो हम क्रॉस कल्चर करके कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी जो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती है, बच्चे हैं, हम उनको कोर्सेज़ प्रोवाइड करें और बहुत लो कॉस्ट, लो बजट कोर्सेज़ हों, स्पेशली लैंग्वेज को लेके, आर्ट्स को लेके, कल्चरल में आपकी फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शंस से लेके वो कोर्सेज़ करवाए जाएं। वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये सारा अभी अंडर पाइपलाइन है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं भी बल्कि गई थी 3-4 हफ्ते पहले तुर्की गई थी और पूरा इसके ऊपर एक पूरा काम करके आई। इसके ऊपर वहाँ से एक मेरी फ्रेंड है, शी इज़ टर्किश, वो ख़ुद जो है ना वो मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं और हम इसके ऊपर मिलके काफ़ी चीज़ें करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली लोग सोच नहीं रखते, क्रॉस प्रमोशंस और इस तरह की चीज़ें ना, और कल्चर को लेकर तो काम होता ही नहीं है इतना ज़्यादा। टूरिज्म कंपनी की तरह का काम कर रहे होते हैं, क्रॉस कल्चर भी करते हैं, तो वो टूरिज्म कंपनी की तरह काम कर अपना फ़ायदा सोच के, अपना फ़ायदा सोचे होते हैं। यहाँ से 10-15 लोग लेके गए, तुर्की लेके गए, होटल में ठहराया, उनको घुमाया फिरा, लेकर आ गए। इसी तरह से वहाँ किसी और मलेशिया से लोग आए, उनको घुमाया फिरा, उनको वापस भेज दिया। तो उसमें आपका सिर्फ मनी का एक इन्वॉल्व होता है कि जी पैसा कमाना है। पैसा आप ज़रूर कमाएं, आपका प्राइवेट जो भी बिजनेस है, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ प्रमोट भी करें, कोई चीज़ आपको फ़ायदा भी दे, जिसमें कहीं आपका एक होता है ना कि स्टेट ऑफ आर्ट कोई चीज़ होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके साथ टैग हो जाए कि जी इन्होंने ये इनिशिएट लिया था। अगर आप कल्चर के हवाले से बात करें, मैं वाहिद खातून है जिसने पेशावर में फैशन शो करवाया था। और पेशावर में फैशन शो, और पेशावर में उस ज़माने में करवाया था जब ज़रा थोड़ा सा कुछ मॉडल्स ने भी आने से मना कर दिया था और हमें था कि नहीं, हमें कुछ चीज़ें बहुत हमारी स्ट्रिक्ट थी कि हमने कपड़े बहुत क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद एक खातून हूँ, पीछे फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें कि कपड़े में कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। सॉन्ग्स में मुझे खुद कोशिश होती है कि पीछे क्या बज रहा था मैं क्यों नहीं, हमारा ब्राइडल कितना खूबसूरत है, हमारे फॉर्मल ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं पूरी दुनिया में। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, आप बोलते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, इंडियन कपड़ों की बात करती हूँ, तो वो ना उनका वो मटीरियल होता है ना उनका वो काम होता है और इतना मोटा मोटा गाउडी काम हुआ हुआ होता है। हमारा तो इतना खूबसूरत, मुल्तान की आप कढ़ाई उठा लें, आप भावलपुर का काम उठा लें, यहाँ हमारे पुराना किला पिंडी में अगर आप चले जाएं तो वहाँ कितना खूबसूरत काम हो रहा है। पेशावर का है, कोयटा का है, हर जगह का अपना एक थ्रेड का जो काम है वो अपना एक ट्रेडिशन है और इतना खूबसूरत काम है, उसको प्रमोट किया जा सकता है और किया है, बहुत ज़्यादा किया है। तो जो आपने फैशन शो पेशावर में किया है, मुझे थोड़ा सा उसका बताएं कि ये कैसे हो गया, कोई हर्डल्स तो नहीं आए? क्योंकि पेशावर में एक खास मेंटालिटी है जो थोड़ा सा अभी वो लोग सबसे बेस्ट क्राउड था। अच्छा। सबसे ज़्यादा ख़वातीन वहाँ थी, फैमिलीज़ आई थी और क्योंकि ज़ाहिर फैमिलीज़ इनवाइटेड थी और हम लोगों का मेन ही यही था कि डिज़ाइनर्स जितने लेके गए थे बड़े सिलेक्टिव डिज़ाइनर्स थे। मैंने कुवैत में फ़ैशन शो खुद भी किया, करवाया भी। और बड़ा वहाँ से मुझे शौक, हाइपर एक्टिव खातून हैं आप बहुत ज़्यादा हर जगह जाने, हर चीज़ में आपको करके देखना है। इतने सालों में किए हुए काम है, मतलब अगर आज मैं बता रही हूँ तो उसके पीछे कई चीज़ें हैं, कई साल हैं, तो बस कोई हर्डल्स नहीं आई। हालांकि 1-2 मॉडल्स ने कहा कि हम पेशावर आएंगे और ये बात है, लाइक आज से तो 8-10-12 साल तो हो ही रहे होंगे, 10 साल तो हो ही रहे हैं तकरीबन। मैंने तो अभी रिसेंट पास्ट में भी नहीं सुना पेशावर में कोई भी नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई इवेंट किसी ने नहीं करवाया। तो बैक स्टेज भी मैनेज कर रही थी, भाग रही थी इधर से उधर और बड़ा एक जोश था कि नहीं मैंने करवाना है और मुझे शौक बहुत था। कुछ चीज़ें जब आप खुद शायद अगर मैं कहूँ कि नहीं कर सकते हैं या एक लिमिटेशंस होती हैं तो आपको कभी कभी आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपने रिंग मास्टर बनना है, हर चीज़ में खुद ही सारी चीज़ों में जंप मारनी है। कुछ चीज़ें आप किंग मेकर्स भी हो सकते हैं
कि करवा भी सकते हैं लोगों से। बिल्कुल, तो वो बहुत माशाल्लाह इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो पीटीआई में रहते हुए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपको, और क्या सोचती हैं कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं, और आगे क्या करना चाहती हैं? देखिए पीटीआई तो मेरी एक शिनाख्त है। पीटीआई जब मैं पाकिस्तान आई तो सबसे पहला काम मेरा यही था कि मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया। आप पीटीआई के लिए तो नहीं आई थी यहाँ पे? नहीं, पीटीआई के लिए आई नहीं थी, लेकिन इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी। ज़ाहिर है मैं अपनी फैमिली, हम लोग सब मूव हुए थे, लेकिन वहीं जब हम थे तो तब भी था कि पाकिस्तान जाना है, और ये मीनार पाकिस्तान पे इतना बड़ा जलसा हो रहा है खान साहब का, अच्छा हम जा नहीं सकते, धरना हो रहा है, हम जा नहीं सकते। तो बड़ा शौक था, और एक टाइम पे आई कुछ दिनों के लिए, तो धरने में जस्ट एज अ नॉर्मल जैसे लोग जाते हैं धरने में, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ गई और जाके 2 दफ़ा देख कर आई। तब तक भी ये था कि बस इस पार्टी को ही सपोर्ट करना है, और आज भी वही पैशन है। बेशक जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, डिफेंड उसी तरह करती हूँ अपनी पार्टी को, और उसी तरह साथ खड़ी हूँ। और कोई ये नहीं है कि मेरी पार्टी मुझे कुछ दे। जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, जब आपको ये पता होता है ये बंदा हमारे मुल्क के लिए ठीक है, तो बस फिर आप उस पर एतकाद करके, एतमाद करके फिर आप उसको सपोर्ट, आंखें बंद करके ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करते हैं। ये तो पता है कि हमारा लीडर जो है वो सादिक अमीन है, वो हमारे साथ कोई इस मुल्क के लिए बेहतर करना चाहता है। इवन जब मैं अभी तुर्की गई तो मैंने जो फ़र्क देखा उस पर मैंने वहीं से इस्तांबुल से एक वीडियो बना के अपलोड की कि मैंने फ़र्क देखा। मैं डिफरेंट हुकूमतों के दौर में भी आती रही, लेकिन ये तो ज़रूर होता था कि जीवे पाकिस्तान, लेकिन मुझे गली कूचों से गुजरते हुए मैं जब रास्ता पूछती थी कि जी ब्लू मॉस्क किधर से जाना है या फ़लानी जगह किधर से जाना है, तो एक तो उनको उर्दू बड़ी अच्छी थोड़ी बहुत वो दो टूटी फूटी बोल लेते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान तो फिर फ़ौरन बोलते थे जीवे पाकिस्तान, जीवे इमरान खान। तो वो बड़ा एक अच्छा लगता था कि एक ऐसा बंदा हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसकी इंटरनेशनल शनाख्त ऑलरेडी है। वो वज़ीर आज़म बनने की वजह से उसकी शनाख्त नहीं बनी, उसकी शनाख्त अपनी है, वो अपना वो इटसेल्फ एक ब्रांड है, हर बंदा उसको जानता है। ये एक बड़ी एक फ़ख्र की बात होती है। और बीइंग अ वर्कर, कि मैं तो एक वर्कर हूँ, मैं तो एक आम पार्टी में जो है ना एज अ सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ जिसका लीडर पूरी दुनिया में जाना जाता है। माशाल्लाह, ये तो खैर है वो। और डाई हार्ड फैंस हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स उनकी, मैं खुद उनकी फ़िटनेस की काफ़ी ज़्यादा जो है वो दीवानी नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, कल मैं शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के साथ। मैं कल कुछ स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब चैनल, सो वहाँ करते करते एक थंबनेल आया, मेरी और इमरान साहब की तस्वीर बराबर और नीचे लिखा सोनिया लोधी निकली इमरान खान की फ़िटनेस की दीवानी। एंड आई वाज लाइक व्हाट। ये मैंने किसी शो में उनकी फ़िटनेस की तारीफ़ की थी कि माशाल्लाह वो बहुत फिट हैं, क्योंकि आई एम इनटू फिटनेस, सो ऑब्वियसली मैं सबको पहले उसी नज़र से देखती हूँ कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं। उन्होंने वो क्लिप निकाल के उसका थंबनेल लगा के, और उसके ऊपर लाखों व्यूज़ आ भी चुके थे, और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा देखें लोगों को किस तरह से हुआ है। लेकिन खैर वो डाई हार्ड फ़ैन तो मैं हूँ उनकी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मुझे बताइए कि जो और ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि पीटीआई में आइए, दावत दीजिए, उनको ज्वाइन करने के लिए कहिए, ताकि उनको भी जो आपको देख रही हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन है ना, कि अगर आप पीटीआई में हैं तो वो क्यों नहीं हो सकती, तो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए, वो किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, किस तरह से काम कर सकती हैं पीटीआई के साथ? अच्छा देखिए, पहले तो ये है कि ये मेरा अपना ज़ाती सवाल भी है। देखिए पहले तो ये कि आपको किसी भी पार्टी के लिए उसके ओहदे की ज़रूरत नहीं है कि आपको ओहदा मिलेगा, या अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसकी लालच होनी चाहिए। जैसे मुझे कतई इससे मैं बालातर मुझे होता है कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और मैं उसको दिल से सपोर्ट करती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लीडर से मिलूं, या अपने लीडर को हर कुछ अरसे के बाद मुझे देखना ज़रूरी है, या किसी फंक्शंस में जाके मुझे वहाँ पे उसको ज़रूर देखना है। मैं जाती हूँ, सिलेक्टिव फंक्शंस में भी जाती हूँ, सारा कुछ है, बट स्टिल एक होता है कि यार बस एक सपोर्ट चल रही है। जब आप काम करते रहें उस चीज़ से बालातर होकर काम करें कि आपको कुछ चाहिए किसी चीज़ से। आपकी अपनी मोटिवेशनल के लिए, मैं मोटिवेशन के लिए बात ये करूँगी कि किसी भी बंदे के लिए कोई भी काम करें अपने हदूद में रह के। जब आप काम करते हैं अपने घर के माहौल के हिसाब से सबसे पहले आप काम शुरू करते हैं, फिर आप अपने फैमिली को देखते हैं कि उनके नज़रिए क्या हैं, वो घर के माहौल में ही बात आ जाती है। विद इन द बाउंड्रीज़, ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, विद इन द बाउंड्रीज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया का दौर है,
आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो अब मैं देखती हूँ टिकटॉक्स लोग बना रहे होते हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है वो देख के कि उसको इतना नेगेटिव यूज़ कर रहे होते हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। और अभी मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान आई हुई थी, तो हम लोग गुलजार महल गए और मेरी फैमिली के बच्चे बच्चियों ने गुलजार महल के ऊपर जब टिकटॉक्स बनाई, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बार बार दिखा रहे थे कि खाला ये देखें टिकटॉक। मैंने कहा मुझे नहीं देखनी, आई हेट टिकटॉक्स ना। तो मैंने कहा खाला देखें तो सही, ये वो पाकिस्तान वाली टिकटॉक्स नहीं है जैसे यहाँ लड़कियाँ और लड़के बनाते हैं। देखिए मैं कल्चर प्रमोट कर रही हूँ, और वो जब मैंने वीडियो लगाई मेरे पेज से भी और कहीं से भी, उसके इतने लाखों में माशाल्लाह से उसकी व्यूवरशिप गई और उसके लाइक्स गए। तो पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें उसको। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, हम उन चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। बिल्कुल। तो आपके फ्यूचर प्लान्स में टिकटॉक बैन करना तो नहीं है? नहीं, मैं लेकिन मोटिवेट ज़रूर करूँगी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। उनको आपकी सेल्फ प्रमोशन या इस तरह से बेहतर होता है कि आप अपने कंट्री को, अपनी चीज़ों को, अपने काम को प्रमोट करें, वो आपकी असल शनाख्त बन जाता है। टिकटॉक बैन करना बिल्कुल नहीं, जो लोग खुश हैं, जो बना रहे हैं, उस उनकी खुशी। बस देखिए ना, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। वो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से ऑप्ट करते हैं। लाइक अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं तो आपको वैसी थॉट्स आएंगी, फिर आप उसको वैसे यूटिलाइज करेंगे आगे आने वाले प्लेटफॉर्म को। पॉजिटिव लोग हैं तो आप देखें कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी खवातीन हैं जो मेकअप सिखा देती हैं 15-16 सेकेंड में, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, तो वो अपने उसके ऊपर ही होता है। बट एक चीज़ जैसे आपने कहा आप इंटीरियर्स में भी है ना, सो आप थोड़ा सा कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि इंटीरियर में क्या फ्यूचर है, क्योंकि ख़वातीन को घर सजाने का बहुत शौक होता है। हर खातून को जो है ना अपने कमरे से शुरू होती हैं, वो फिर आगे फ्यूचर में सबकी शादियाँ होनी होती हैं लड़कियों की। तो ये जो इंटीरियर वाला जो पोर्शन है, मेरे ख्याल से वो हर खातून इसको शौक से सुनना चाहेगी। तो आप थोड़ा सा कुछ बताएंगी कि इसमें क्या फ्यूचर है, कैसे आ सकते हैं इंटीरियर्स में? एक होता है सलीका एक अलग चीज़ है। आपने सफाई रखी, हर चीज़ को मैनेज कर लिया सारा कुछ, उसके बाद आ जाता है आपका एक एस्थेटिक सेंस। मेरे ख्याल से हर खातून को ये गुमान होता है कि वो बहुत अच्छा घर मैनेज कर रही है या बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है, बट कहीं ना जो आपकी एक एस्थेटिक सेंस की वजह से वो चीज़ें बहुत सही प्रोपोर्शन में नहीं होती हैं, सही दिखती नहीं हैं। तो सफाई तो एक एलिमेंट है ही है कि घर आपने साफ़ रखना है, अपनी कबर्ड्स, अपनी अलमारियाँ, अपने किचन, फ्रिज को बाकायदा देखना हर दूसरे दिन के, इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें निकाली जाएँ, उसको साफ़ रखा जाए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज़ की कहाँ प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं, आप कोर्सेज करते हैं, आप सीखते हैं। अब बहुत सारे पेजेस है, वही आपने कहा कि टिकटॉक पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं देख के, और आप उसको फॉलो, आपकी फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोकस क्या कर रहे हैं। आप खाना देख रहे हैं या उसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो मेरी फोकस हमेशा ये होता था, मैं उसकी प्रेजेंटेशन देखती थी कि ये इसे सर्व कैसे किया है, इसमें क्या क्या गार्निशिंग हुई हुई है, इसमें किस तरह से उन्होंने रखा है, ग्लास की प्लेसमेंट क्या है, बाकी चीज़ों की प्लेसमेंट क्या है। तो इसी तरह घर पे भी आपके कमरे में कौन सी चीज़ किस तरह आनी चाहिए। कलर्स हैं, ज़्यादा डार्क कलर्स पे जब हम प्ले करते हैं तो वो डिप्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम सॉफ्ट कलर्स के ऊपर जाते हैं थोड़े, ताकि हमें थोड़ा एक फ्रेश फील आती रहे। तो इसमें आप कुछ इनोवेशन लाने वाली हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स में है कि इंटीरियर्स में भी मैं कुछ ऐसा डिफरेंट सा करूं? नहीं, इंटीरियर्स में जब प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर डिफरेंट प्ले ज़रूर होता है, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट होता है कि क्लाइंट की अब आपकी सोच है, आपको ब्राइट कलर्स पसंद है, तो आप चाह रही हैं मेरे घर में सारे ब्राइट कलर्स हों। जैसे ये सोफ़ा ब्राइट रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, तो ये एक सेट है, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है। हम सारे सुपर एक्साइटेड लोग हैं यहाँ पे। एटीवी लाउंज का हर इंसान जो है, चाहे वो कैमरा के इधर बैठा हो या कैमरा के उधर बैठा हो या पीसीआर में बैठे, हम सारे के सारे सुपर एक्साइटेड हैं। इसलिए हमारा सेट भी जो है ना लाइटें मार रहा होता है। तो वो देखिए रिक्वायरमेंट है ना आपकी, एक लाइफ आप दे रहे हैं अपने कलर्स के थ्रू। तो इसी तरह से क्लाइंट के हिसाब से जब प्ले कर लेते हैं, समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेना चाह रही होती हूँ, लेकिन फिर मैं कहीं उसको जब डेकोरेट करके आई, मैं कहती हूँ छोड़ो, मैंने नहीं लेनी, मैंने सजा ली। वो आप ओन कर रहे होते हैं ना उसको, अपना प्रोजेक्ट को आप एज अ बेबी लेते हैं, तो वो भी आप ओन कर रहे होते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, आपको जानने का मौका मिला। हमारे लाउंज में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ देर पहले म्यूज़िक के हवाले से बात की थी, तो जाते जाते हम हमेशा की तरह कुछ अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ के जाते हैं, कोई पैकेज, कोई वीडियो, कोई गाना। तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी पसंद का कोई गाना जो है वो अपने व्यूअर्स को दिखाएं। मेरी पसंद तो आबदा परवीन साहिबा हैं, आबदा परवीन बड़े खान साहब हैं जी, तो उन दोनों में से किसी को भी आप सुनवा दें। तो आबदा परवीन साहिबा का चलेगा मेरे ख्याल से, है ना, कि मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और किसको पसंद नहीं है, इसको बहुत
तो एक मरतबा फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फिर हम आपको ज़रूर अपने लाउंज पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू। लाइकवाइज, थैंक यू। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है हमारा ईमेल एड्रेस। प्लीज़ हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर। और जो मैंने इतना खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये लुलु सर ऑनलाइन का है, उनका भी लिंक जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो उस लिंक के ऊपर जाके देखिए। और इसके अलावा बहुत सारे उनके पास कलेक्शंस हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होंगी एक ज़बरदस्त और हसीन गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।